पूरी तरह से उस शांति को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वहां पर एक इंसान आता है जिसके हाथ में स्कूबा डाइविंग वाले कपड़े होते हैं, जिसे देखकर फोन शनाया चौंक जाती है क्योंकि उसने तो इस तरह की कोई भी चीज नहीं मंगाई थी। जैसे ही सनाया और विक्रम उस इंसान को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं, वह लोग तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वह इंसान चलता हुआ विक्रम की तरह खाता है और उसे वह कपड़े देते हुए कहता है, ये लीजिए सर, आपने मंगवाए थे। जब सनाया उस इंसान के मुंह से यह बातें सुनती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम को ये सब आता होगा। क्योंकि सनाया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यह एक्टिविटी करने के लिए पहले इंसान के पास इस एक्टिविटी को करने के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेट के कोई भी इंसान यह एक्टिविटी नहीं कर सकता है, और अगर विक्रम यह एक्टिविटी कर रहा है, इसका सीधा सिंपल मतलब यह है कि विक्रम के पास ये करने के लिए पहले से ही लाइसेंस है। सनाया आश्चर्यचकित होकर विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, विक्रम, क्या आपको सच में ये सब करना आता है? विक्रम जब सनाया के चेहरे पर इस तरह के भाव देखता है तो उसको हंसी आ जाती है और वह कहता है, हाँ, मुझे ये सब आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम करना चाहोगी? जैसे ही सनाया ये सुनती है वह थोड़ी हैरान हो जाती है और साथ में थोड़ी एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे सच में ये करना था, लेकिन वह कैसे करे यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। सनाया कहती है, हाँ, मुझे ये करना तो है, लेकिन इसके लिए तो सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना। तुम्हें वह लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा पति पहले से ही सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर है और इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, चलो। ये कहकर वो एक नज़र उस आदमी को देखता है जो कि अभी अभी उसके लिए स्कूबा डाइविंग के लिए कपड़े लेकर आया था। जैसे ही वह आदमी विक्रम की तरफ देखता है वह समझ जाता है कि विक्रम क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह क्योंकि वहां की तनाया के लिए भी कपड़े लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में वह इंसान वापस आता है और उसके हाथ में फीमेल स्कूबा डाइविंग के कपड़े होते हैं। उसके बाद वह लोग समंदर के बीचों बीच आ जाते हैं और वहां पर जाकर पहले विक्रम सारे कपड़े पहन लेता है और ऑक्सीजन मास्क भी लगा लेता है। उसके बाद वह सनाया को भी कपड़े पहनने के लिए कह रहे थे ना, अभी कपड़े पहनती है और अच्छे से ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है। ये सब हो जाने के बाद विक्रम और सनाया दोनों ही हाथों में हाथ डाले पानी के अंदर कूद जाते हैं। ये समंदर का पानी था, इसलिए उन लोगों ने जितने भी पहन रखे थे उनका पूरा चेहरा कांच की एक बल्ब की तरह बनी हुई चीज में बंद था। सनाया ने ये चीज़ पहली बार पहनी थी, इसलिए उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वही करना चाहती थी क्योंकि इससे अच्छा मौका इसे दोबारा नहीं मिलने वाला था। सनाया और विक्रम धीरे धीरे करके समंदर की गहराइयों में जाते चली जा रही थी और जैसे जैसे वह लोग अंदर जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें अलग अलग समुद्री जीव के दर्शन हो रहे थे जो कि उन्होंने कभी भी बाहर नहीं देखे थे। सनाया तो ये सब अपनी आंखों से देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और साथ में बहुत ज़्यादा बाहर खुश भी। सनाया है आज ये सब पहली बार जो देखा था। उसने एक हाथ से विक्रम का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह अलग अलग जीवों को छूकर देख रही थी। उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। जब विक्रम सनाया के चेहरे पर खुशी देखता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह उसको हाथ पकड़कर समंदर के और भी अंदर लेकर चला जाता है। वहां पर उसे समंदर में लगी हुई घास और दूसरी सारी चीजें भी दिखाई देती है जो कि उसने सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। आज उसने पहली बार यह सब अपनी आंखों के सामने देखा था। हम लोगों को सांस लेने में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी क्योंकि उन लोगों ने पहले से हम ऑक्सीजन वाले बॉटल्स अपने साथ लिए हुए थे जो कि 5 घंटे आराम से चल सकते थे। लगभग 1 घंटे बाद वह लोग वापस से सिर पर सवार होते हैं जहां से उन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जब सनाया समंदर के पानी से बाहर आती है वह बहुत ज़्यादा खुश थी। थोड़ी ही देर में विक्रम और सनाया अलग अलग बाथरूम में जाते हैं और वहां जाकर अपने कपड़े निकाल देते हैं और जो कपड़े वह पहले पहनकर आए थे वह पहनकर बाहर आते हैं। जब सनाया विक्रम को देखती है तो वह भागकर उसके पास जाती है और उसे जल्दी से गले लगाती हो और खुश होते हुए कहती है, विक्रम, थैंक यू सो मच। मैंने कभी भी आया था एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब भी कर पाऊंगी। मेरा हमेशा से यह सपना खाकर मैं ये सब करूं, लेकिन मेरे पास कभी टाइम ही नहीं रहा है। सब ठीक है के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब कहते हुए सनाया बहुत ज़्यादा खुश थी। सनाया अभी यह सब कह रही थी कि तभी अचानक से उसके कानों में बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगती है। वह इधर उधर नजर आती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वह आवाज़ और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी। तभी उसकी नज़रें आसमान में पड़ती है जहां से तेल हेलीकॉप्टर तेजी से चलते हुए उन लोगों की दिशा की तरफ ही आ रहे थे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उन हेलीकॉप्टर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आई लव यू शनाया।
जिसे देखकर असनाया के पास कहने को कुछ नहीं रहता है और वह बस एक तक उसे देखती रहती है और उसकी आंखों में कभी आंसू आ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। विक्रम धीरे से चलते हुए उसके पास जाता है और उसके कमर में अपने दोनों हाथ डालकर अपना सर उसकी कंधे पर रखकर उसके कान में बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, आई लव यू सनाया, आई रियली लव यू। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। शायद यह मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी तुमसे प्यार करने के लिए और मुझे दोबारा जन्म मिला पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। सनाया जब विक्रम के मुंह से यह सारी बातें सुनती है तो वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह विक्रम के मुंह से मरने वाली बात सुनती है वह तुरंत ही पीछे पलटती है और अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख देती है और अपनी गर्दन ना में हिला देती है। विक्रम जब ये देखता है तो मुंह से कस के अपनी बाहों में भर लेता है। सनाया भी अपने आंसुओं से भीगी हुई आंखों को बंद करती है और विक्रम को कस के गले लगा लेती है और अपने मन में सोचती है, नहीं विक्रम, ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह काम तो मैंने कर ही दिया है। मैं मर कर वापस आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और अब मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी और मैं आपको उस हालत में देखना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर सनाया की आंखों में जो आंसू अब तक रुके हुए थे वह बह जाते हैं और उसकी पकड़ विक्रम पर और भी ज़्यादा कर जाती है। विक्रम ने शिव को अपने लिए ही बुक किया था, इसलिए यहाँ पर कोई भी दूसरा टूरिस्ट नहीं आया था और जहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब यहाँ पर काम करने वाले लोग थे। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी। विक्रम और सनाया दोनों को ही भूख लग रही थी। विक्रम से सनाया को अपनी गोदी में ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसके बाद उसे एक कमरे में लेकर जाता है जो कि सिर्फ पर ही बनाया हुआ था। सनाया जब उस कमरे में देखती है तो देखकर हैरान ही रह जाती है क्योंकि उस कमरे को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जैसे कि किसी नई नवेली दुल्हन के लिए किसी रूम को डेकोरेट किया जाता है, ठीक वैसे ही उस पर उनको भी सजाया गया था। सामने की टेबल पर पहले से ही खाने की डिशेज रखी हुई थी। विक्रम सनाया को वैसे ही उठाता हुआ और सिर्फ लेकर जाता है और उसके बाद उसे एक चेयर पर बैठा देता है और फिर खुद भी उसकी बगल में जाकर बैठ जाता है। वहां पर 2 फीमेल स्टाफ मेंबर आते हैं और उन लोगों को खाना सब करके चले जाते हैं। सनाया और विक्रम दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद वहां पर एक और फीमेल स्टाफ आती है जिसके हाथ में डेजर्ट था। उस गज़ल को देखकर तो बनाया ही आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसे वह बहुत ज़्यादा पसंद था और यह बात विक्रम को भी पता उस डे जो कि था चॉकलेट वेफल, वॉलनट ब्राउनी एंड हॉट स्पॉ। सनाया जैसे ही उसे देखती है वह चमकती हुई आंखों से विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, आपको पता था ना कि मुझे ये बहुत पसंद है। विक्रम कुछ नहीं कहता है, बस हमें अपनी गर्दन हिला देता है। वह फीमेल स्टाफ उस डेजर्ट को वहीं पर रख कर चली जाती है। उसके बाद सनाया से तो इंतजार ही नहीं होता है और वह तुरंत की स्पून उठाती है, उसका फेस वाइट अपने मुंह में लेकर खाने लगती है। जैसे ही सनाया पहला बाइट अपने मुंह में लेती है उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और वह आंखें बंद करके जय खाना एंजॉय करने लगती है। सनाया उस डेजर्ट को बहुत ही चाव से खा रही थी जिसे देखकर यही लगता कि वह सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेज। विक्रम बस सनाया को ही देखे जा रहा था। सनाया अपनी आंखें खोलकर विक्रम की तरफ देखती है और फिर उसके डेजर्ट की तरफ। विक्रम ने अभी तक अपनी से एक ही बाइट नहीं लिया था। सनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, आपको ये पसंद नहीं है क्या? ये सच में बहुत टेस्टी है, मुझे लगता है आपको खाना चाहिए। विक्रम कहता है, हाँ, तुम्हें देखकर लग तो रहा है कि यह सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और मुझे इसे टेस्ट करना ही चाहिए। वह देखता है कि सनाया ने एक और बाइट अपने मुंह में ले लिया है जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया केसर के पीछे करता है और उसे एक ही झटके में अपनी गोद में बिठा लेता है और अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल देता है और फिर उसका सर थोड़ा सा झुकाकर अपने होंठ उसके होंठ से मिला लेता है। थोड़ी देर पहले जो वाइट सनाया के मुंह में थी वह अब विक्रम के मुंह में आ चुकी थी और वह सनाया से थोड़ा सा अलग हो जाता है और कहता है, हाँ तो मैं सच कहा था, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये कहकर वह मुस्कुराने लगता। डॉट 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 सनाया उस डेजर्ट को बहुत ही चाव से खा रही थी जिसे देखकर यही लगता कि वह सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेज। विक्रम बस सनाया को ही देखे जा रहा था। सनाया अपनी आंखें खोलकर विक्रम की तरफ देखती है और फिर उसके डेजर्ट की तरफ। विक्रम ने अभी तक अपनी से एक ही बाइट नहीं लिया था। सनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, आपको ये पसंद नहीं है क्या? ये सच में बहुत टेस्टी है, मुझे लगता है आपको खाना चाहिए।
विक्रम कहता है, हाँ तुम्हें देखकर लग तो रहा है कि यह सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और मुझे इसे टेस्ट करना ही चाहिए। वह देखता है कि सनाया ने एक और बाइट अपने मुंह में ले लिया है, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया केसर के पीछे करता है और उसे एक ही झटके में अपनी गोद में बिठा लेता है और अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल देता है और फिर उसका सर थोड़ा सा झुकाकर अपने होंठ उसके होंठ से मिला लेता है। थोड़ी देर पहले जो वाइट सनाया के मुंह में थी वह अब विक्रम के मुंह में आ चुकी थी और वह सनाया से थोड़ा सा अलग हो जाता है और कहता है, हाँ तो मैं सच कहा था, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये कहकर वह मुस्कुराने लगता है। वही सनाया को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर पहले वह तो आराम से अपने डेजर्ट को एंजॉय कर रही थी, तो वह अचानक से विक्रम की गोदी में कैसे आ गई और उसके मुंह से उसका डेजर्ट कहाँ गायब हो गया। फिर उसकी नज़र विक्रम पर पड़ती है, जो कि उसको ही मुस्कुरा कर देख रहा था, जिसे देखकर बना डाला जाता है। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि विक्रम कभी ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक राजा था, एक किंग था। उसने कभी भी इस तरह की हरकत विक्रम से एक्सेप्ट नहीं की थी। विक्रम उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम सच कह रही थी, सच में बहुत टेस्टी है, आज से यह मेरा भी फेवरेट हो गया है। ये कहकर वह एक आंख मार देता है। सनाया हो विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। विक्रम को सुनाए अपनी आंखें फाड़े हुए देख रही थी, लेकिन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वापस से अपनी डेजर्ट उठाती और खाने लगती है। विक्रम बस सनाया को डेजर्ट खाते हुए देखता है। उसके बाद जब उनका खाना खत्म हो जाता है, वह अपने पास में रखा हुआ टिश्यू पेपर उठाता है और अपने हाथ से बनाया के मुंह को साफ करता है। उसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर वहां पर काम करने वाले कुछ लोग आते हैं और वहां की सफाई कर वापस से चले जाते हैं। विक्रम म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है और तनाया के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना एक हाथ उसके सामने बढ़ा देता है, जिसे देखकर सलाया मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। फिर सनाया और विक्रम एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस करते हैं। हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर यह बोल पाता, बाखुदा तुझको ही चाहता। दिल रोए या इलाही, तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही, तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही। डांस करते करते विक्रम सनाया को अपनी तरफ घूम आता है और सनाया ही पीठ को अपनी चेस्ट पर दबा लेता है और अपना सर उसकी गर्दन में रखकर हल्के हल्के कीश करने लगता है, जिससे ना चाहते हुए भी सनाया की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसकी पकड़ विक्रम के हाथों पर और भी ज्यादा फंस जाती है, जो कि उसकी कमर पर बंधे हुए थे। विक्रम अपने किस को धीरे धीरे करके और इंटेंस करता चला जा रहा था। फिर वह सनाया की ड्रेस को खुलने लगता है, जो कि उसने पहनी हुई थी, जिसे महसूस करके सनाया की आंखें तुरंत ही खुल जाती है और वह पलट कर विक्रम के सीने से लग जाती है और अपनी पकड़ उसकी गर्दन में कस लेती है, जिससे विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विक्रम से सनाया हो अपने से थोड़ा सा अलग करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और प्यार से उसकी आंखों में देखने लगता है और कहता है, आई लव यू सनाया, आई रियली लव यू। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही हमारे बीच की गलतफहमी को जन्म दिया था, लेकिन मैं भी क्या करता। जिस टाइम पर मैंने तुम्हें देखा था और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था, उस वक्त मेरा रिश्ता तुम्हारी बहन के साथ तय हो चुका था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और शादी के बाद तो गलतफहमी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और मैंने तुमसे बात ना करके इसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। विक्रम को याद आता है कि कैसे वह उस दिन सनाया को अपने साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर देता है। अगर उस टाइम पर सनाया ने उससे लड़ाई नहीं की होती और उसे नहीं बताया होता कि वह उससे प्यार करती है, तो शायद आज बोलो साथ नहीं होते। ये याद आती है कि विक्रम सनाया को और भी ज़्यादा कच्ची अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पकड़ समय पर बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इतना कि सनाया को दर्द होने लगता है। सनाया अपना एक हाथ विक्रम के बालों में ले जाती है और उसे सहलाने लगती है ताकि विक्रम शांत हो सके, और फिर वह बड़े ही प्यार से विक्रम के काम में कहती है, विक्रम जो कुछ भी हुआ वह हमारा पास था, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वह ये कि हम हमारे आने वाले कल में कभी भी किसी को भी जहर घोलने का मौका नहीं देंगे, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले।
आपको अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहता है तो आप उस पर विश्वास मत करना, पहले आप मुझसे बात करना इस बारे में, और अगर मुझे आपके बारे में कोई भड़काने की कोशिश करेगा तो मैं सबसे पहले इस बारे में आपसे बात करूंगी, ना ही किसी और पर। हमें किसी और की बातों पर विश्वास नहीं करना है, बस ये वादा आप मुझसे ये कीजिए। कहकर वह विक्रम से अलग होती है और अपना हाथ विक्रम के सामने बढ़ा देती है। विक्रम भी अपना हाथ सनाया के हाथ में देता है और फिर कहता है, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अब से कभी भी मैं किसी और की बातों पर विश्वास नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर हमारे बीच में कोई बात आती भी है तो उससे पहले मैं इस बारे में तुमसे बात करूँगा कि यह बात सच है भी या नहीं। सनाया जब विक्रम के मुंह से यह सारी बातें सुनती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वह आगे बढ़कर विक्रम के चेहरे पर अपना हाथ रखती है और अपने पंजों को थोड़ा ऊपर उठाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे ठीक करने लगती है। जब विक्रम को यह एहसास होता है तो वह भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सनाया के सर के पीछे लगा देता है और फिर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने से पूरी तरह से चिपका लेता है और वह उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। सनाया भी उसका पूरा साथ देती है, लेकिन विक्रम के सामने वह थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वह उसका साथ दे नहीं पा रही थी, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती ना विक्रम के किस को महसूस करने लगती है। बहुत देर बाद जाकर विक्रम सनाया को अपने से अलग करता है, वह भी तब जब उसे महसूस होता है कि सनाया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जैसे ही वह सनाया से अलग होता है, सनाया जोर जोर से सांस लेने लगती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। इस दौरान उसका सर विक्रम की चेस्ट में लगा हुआ था। विक्रम भी अपने आप को शांत करता है, वह भी थोड़ा बहुत हाँफ रहा था। विक्रम सनाया की कमर को पकड़कर थोड़ा सा लेट करता है, जिससे सनाया अपने दोनों पैर विक्रम की कमर में बांध लेती है और विक्रम एक बार फिर सनाया को किस करने लगता है और उसके हाथ उसकी बॉडी पर चल रहे थे, वही सनाया के हाथ विक्रम के बालों और उसकी पीठ पर चल रहे थे। विक्रम सनाया को इसी तरह से लिए हुए बैग की तरफ चला जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से आज रात के लिए उसने तैयार करवाया था। वह वहां पर लेकर जाता है और उसे अच्छे से बैग पर लिटा देता है, जैसे कि सनाया को इंसान ना हो पर एक कांच की गुड़िया हो। इतने आराम से उसे बेड पर लेट आता है और उसके बाद वो खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे सरकार उसे किस करने लगता है और साथ में उसके कपड़ों को उसके तन से अलग भी करने लगता है। इस दौरान सनाया भी अपने हाथ आगे बढ़ाती है और विक्रम की शर्ट के बटन को खोने लगती है। दोनों ने ही एक दूसरे को किस करना जारी रखा था और अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक दूसरे के कपड़े को उनके शरीर से अलग कर रहे थे। विक्रम से थोड़ा और नीचे जाता है और उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस और वाइट करने लगता है, जिससे सनाया की सिसकियां बुझने लगते हैं, जिससे विक्रम और भी ज्यादा पैशनेट और वाइल्ड होता जा रहा था, जिससे सनाया की पकड़ विक्रम पर और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी और उसके नाखून विक्रम की पीठ और उसकी गर्दन पर लग रहे थे। लेकिन इस सब का असर विक्रम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था और वह उसे उसी तरह से किस करता चला जा रहा था। थोड़ी ही देर में उन दोनों के भी कपड़े जमीन पर पड़े होते हैं और उन दोनों की ही सिसकियां पूरे रूम में गंज रही होती है। ये सिलसिला लगभग रात के 3 बजे तक चलता है। उसके बाद विक्रम सनाया से अलग होता है। विक्रम सनाया की तरफ देखता है, जो कि अभी अपनी आंखें बंद किए हुए है लेटी हुई थी, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसे अपनी बाहों में उठाता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। वहां जाकर पहले वह सनाया को बाथटब में लिटा देता है और एक लूफा लेता है और उसमें सावर जेल डालकर सनाया को अच्छे से साफ करने लगता है। उसके बाद उसे वापस से अपनी गोद में उठाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन करके सनाया को अच्छे से साफ करने के बाद उसे एक टॉवल से रेप करके बाहर लेकर आता है। अच्छे से लेटा कर उसे एक कंबल से उसे उड़ा देता है और उसके बाद वह खुद भी बातों में चला जाता है और थोड़ी ही देर में वह वापस आकर सनाया की बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। जैसे ही सनाया को यह महसूस होता है, वह तुरंत ही विक्रम के साइड में घूम जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसको और भी ज्यादा कसकर अपने सीने में छुपा लेता है। सिलसिला लगभग रात के 3 बजे तक चलता है। उसके बाद विक्रम सनाया से अलग होता है। विक्रम सनाया की तरफ देखता है, जो कि अभी अपनी आंखें बंद किए हुए है लेटी हुई थी, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसे अपनी बाहों में उठाता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। वहां जाकर पहले वह सनाया को बाथटब में लिटा देता है और एक लूफा लेता है और उसमें सावर जेल डालकर सनाया को अच्छे से साफ करने लगता है। उसके बाद उसे वापस से अपनी गोद में उठाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन करके सनाया को अच्छे से साफ करने के बाद उसे एक टॉवल से रेप करके बाहर लेकर आता है।
अच्छे से लेटा कर उसे एक कंबल से उसे उड़ा देता है और उसके बाद वह खुद भी बातों में चला जाता है और थोड़ी ही देर में वह वापस आकर सनाया की बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। जैसे ही सनाया को यह महसूस होता है वह तुरंत ही विक्रम के साइड में घूम जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसको और भी ज्यादा कसकर अपने सीने में छुपा लेता है। अगली सुबह सनाया की जब आंख खुलती है तो वह अपने आप को विक्रम की बाहों में पाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर किसी भी लड़की के लिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जब उसकी आंख खुले तो उसका प्यार उसके सामने हो, तो सनाया खुश कैसे नहीं हो सकती थी। वह विक्रम को देखती है जो कि अभी उसको अपनी बाहों में जकड़ कर सो रहा था, जिसे देखकर वह अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती है और थोड़ा आगे बढ़कर विक्रम के फोटो पर एक लाइट किस करती है। उसके बाद वह अपनी कमर से विक्रम का हाथ हटाती है और अपने आप को उसकी कैद से आज़ाद करती है। बेड पर से उठने के बाद वह विक्रम को अच्छे से सुला देती है। जब वह ऐसा कर रही होती है तब उसकी नज़र विक्रम की गर्दन पर जाती है, जहां पर कुछ लाल और नीले निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ही सनाया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसे याद आता है कि कल रात क्या हुआ था। तना या फिर जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां पर कुछ बैग पहले से ही रखे हुए थे। सनाया जब उन्हें खोलकर देखती है तो उसमें विक्रम और उसके कपड़े थे। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि विक्रम ने ये पहले ही मंगवा लिए होंगे उनके लिए। सनाया फिर अपने कपड़े लेती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह बाहर आती है। विक्रम अभी सो रहा होता है, जिसे देखकर वरना में अपना सर हिला देती है, लेकिन वह उसे उठाती नहीं है क्योंकि वह जानती है विक्रम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और वह कभी भी रेस्ट नहीं करता था। आज जब विक्रम इतनी सुकून की नींद सो रहा है तो सनाया उसकी नींद को बर्बाद कैसे कर सकती थी, इसलिए वह उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और उसे देखती रहती है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद विक्रम की आंखें खुलती है और उसके सामने सबसे पहला नज़ारा जो होता है वह होता है सनाया का प्यारा मगर खूबसूरत चेहरा। सनाया को पता ही नहीं चला था कि कब वह विक्रम को देखते देखते हैं वहीं पर बैठी बैठी सो गई थी, जिस वजह से उसका सर विक्रम की छाती पर कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। विक्रम थोड़ा आराम से सनाया हो अपने ऊपर से हटाता है और बिस्तर पर लेटा देता है और उसके बाद वह सामने देखता है जहां पर वॉल क्लॉक लगी हुई थी। उसमें टाइम देखकर तो वह हैरान ही रह जाता है, क्योंकि अभी सुबह के 11 बजे बज रहे थे। विक्रम कभी भी इतनी लेट तक नहीं सोता था, लेकिन पता नहीं कल रात को उसने इतनी कितनी ही मेहनत कर ली थी। वह बेचारा इतना ज़्यादा थक गया कि 11 बजे तक नहीं उठता है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और तुरंत ही उठकर अपने साइड में पड़ा हुआ बाथरोब उठाता है और उसे पहनकर टेबल पर से अपने कपड़े लेता है और बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। बाहर आने के बाद अपना फ़ोन उठाता है और ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता है। थोड़ी ही देर में वहां पर एक स्टाफ ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर आती है। विक्रम उसके हाथ से उस ट्रॉली को अंदर ले लेता है और उसे बाहर से ही रवाना कर देता है। विक्रम किसी को भी अपनी और सनाया की प्राइवेसी में खलल नहीं पहुंचाने दे सकता था। बरेली विक्रम और सनाया ने अभी अपने अपने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन फिर भी उस रूम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह किसी को भी अंदर आने देता। उनके जाने के बाद तो वैसे भी स्टाफ को आकर यह सब साफ करना ही पड़ता, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता था कि अभी कोई उनके कमरे में आए। उसके बाद विक्रम सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में काम करने लगता है और इंतजार करने लगता है ताकि सनाया उठे और उसके साथ ब्रेकफास्ट करके यहाँ से जा सके। विक्रम ने पहले ही शिप के कैप्टन को किनारे पर जाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। अब बस इंतजार था तो सनाया के उसने का। थोड़ी ही देर में विक्रम का इंतजार खत्म हो जाता है और सनाया की नींद खुल जाती है। वह देखी है तो विक्रम सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। सनाया उठकर उसकी तरफ जाती है और जाकर डायरेक्ट उसकी गोद में बैठकर कहती है, गुड मॉर्निंग विक्रम, अगर आप उठ गए थे तो मुझे उठा देना था ना। विक्रम मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम भी तो थक गई थी, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से निकलना भी है। सनाया भी विक्रम की बात से सहमत थी, इसलिए वह जल्दी से ट्रॉली में से अपने और विक्रम के लिए ब्रेकफास्ट एक प्लेट में निकाल लेती है और दोनों उसी तरह से बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। विक्रम और सनाया एक दूसरे को अपने हाथों से ही खाना खिलाते हैं और उसके बाद वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सनाया और विक्रम दोनों ही आज ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश थे। जब वह लोग वहां से जा रहे थे तो पेमेंट करने की टाइम पर विक्रम ने जितनी अमाउंट उसकी होती है उससे ज़्यादा ही पेमेंट की थी, क्योंकि आज वह कुछ ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि उसकी वाइफ जो खुश थी तो ऐसे में एक्स्ट्रा पैसे से देना तो बनता था।
जब वह लोग वहां से निकले तो दोपहर के 12 बजे बज रहे थे। सनाया विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, हम लोग कल यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने वाले हैं, तो चलो ना हम लोग शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। मैंने सुना है कि यह ज़्यादा शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे माशा और बाबा साहब के लिए भी शॉपिंग करनी है और अपने मम्मी पापा के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, सबके लिए शॉपिंग करना है। जब विक्रम सनाया को इस तरह से चाहते हुए देखता है तो वह भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी भी शॉपिंग करनी है तुम कर सकती हो। चलो हम पहले शॉपिंग मॉल ही चलते हैं, उसके बाद ही हम हमारे बिना रो लेंगे, ठीक है। जब सनाया ये सुनती है तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से विक्रम को गले लगा लेती है और उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच अभी, आप सच में बहुत अच्छे, आप ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सभी हो, सच में। ये कहकर वह विक्रम का हाथ पकड़कर आगे पीछे खिलाने लगती है जैसे कि वह कोई छोटी बच्ची हो। विक्रम भी सनाया को इतना खुश देखकर खुश हो जाता है और खास करके उसके मन में लड्डू तो तब टूटने लगते हैं जब विक्रम को पहली बार चलाया के मुंह से अपने लिए हबी शब्द सुनता है। ये सच में विक्रम के लिए ऐसा था जैसे कि उसका कोई वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया हो। उसके बाद विक्रम अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया की कमर में डालता है और उसे अपने और करीब करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगता है। सनाया को जब यह महसूस होता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह भी खुश होकर अपना सर विक्रम के कंधे पर रख देती है और वह लोग दोनों ही जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहां पर और भी कई कपल आए हुए थे, उन लोगों की नज़रें सनाया और विक्रम पर ही थी क्योंकि जहां सनाया एकदम ब्यूटीफुल परी की तरह थी जिसका मुकाबला इस वक्त यहां पर कोई भी लड़की नहीं कर सकती थी, वहीं दूसरी तरफ था उसके साथ उसका हस्बैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। जितनी भी लड़कियां यहां पर मौजूद थी वह सब विक्रम को निहारने में लगी हुई थी, लेकिन न तोबनाया नहीं इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया था और न ही विक्रम में। वह लोग तो बस अपनी ही मस्ती में मस्त थे, उन्हें दूसरों से कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन वह लोग इस तरह से सबके सामने इस तरह से घूम रहे थे क्योंकि उनके साथ उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अगर ऐसा होता कि वह लोग अपने सिक्योरिटी को अपने साथ लेकर चलते तो ये जो लोग उसके आसपास के उन्हें देख रहे थे उनको उन्हें देखना भी नसीब नहीं होता। और यह जाहिर सी बात हुई है क्योंकि अगर किसी राजा का काफिला जाता है तो वहां पर फिर भी लगना तो नॉर्मल सी बात हो जाती है और विक्रम और सनाया यही बात नहीं चाहते थे। वह लोग इस बार अकेले में अपने लिए अपना वक्त चाहते थे और इसीलिए उन लोगों ने अपनी अपनी सिक्योरिटी को अपने साथ आने से मना कर दिया था। लेकिन विक्रम और सनाया को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके 3 वफादार बॉडीगार्ड अभी उनकी निगरानी में लगे हुए थे, लेकिन चुपकर वहां पर 2 जोड़ी आंखें और भी थी जो कि उनको देखे जा रही थी, लेकिन उन आंखों में सनाया और विक्रम दोनों के लिए ही प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था तो बस गुस्सा, लुक ऑफ ट्रायम्फ और नफरत और जलन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये कोई और नहीं माया और उसका बॉयफ्रेंड नमन ही था। माया विक्रम और सनाया को बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहती थी। उसने सोचा था कि जैसा कि विशाल ने उसे बताया था कि विक्रम और सनाया का रिश्ता सुधर गया है, तब उसे लगा था कि शायद विशाल को कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वह लोग एक दूसरे के प्यार में किस कदर पागल है। माया अपने मन में सोचती है, सनाया तुम्हें जितना खुश होना है तो रुकना खुश हो सकती हो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यह बहन तुम्हें और ज़्यादा खुश होने के दिन नहीं देने वाली है। तुम बस इंतजार करो कल का। मुझे पता है कल तुम यहाँ से कहीं और जाने वाली हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज दूंगी कि तुम चाह कर भी उसे भुला नहीं पाओगे। ये कहकर वह एक डेविल स्माइल करने लगती है जिसने वह सच्ची की चुड़ैल स्माइल विद हॉर्न्स लग रही थी। लेकिन विक्रम और सनाया इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि कोई उनकी प्यार पर नज़र लगाए बैठा है। वह तो बस एक दूसरे की बाहों में बाहें दो दिल डालकर आगे की तरफ चले जा रहे थे और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। माया अपने मन में सोचती है, सनाया तुम्हें जितना खुश होना है तो रुकना खुश हो सकती हो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यह बहन तुम्हें और ज़्यादा खुश होने के दिन नहीं देने वाली है। तुम बस इंतजार करो कल का। मुझे पता है कल तुम यहाँ से कहीं और जाने वाली हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज दूंगी कि तुम चाह कर भी उसे भुला नहीं पाओगे। ये कहकर वह एक डेविल स्माइल करने लगती है जिसने वह सच्ची की चुड़ैल स्माइल विद हॉर्न्स लग रही थी। लेकिन विक्रम और सनाया इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि कोई उनकी प्यार पर नज़र लगाए बैठा है। वह तो बस एक दूसरे की बाहों में बाहें दो दिल डालकर आगे की तरफ चले जा रहे थे और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद भी नमन अपनी निगाहें सनाया के ऊपर से हटाता है।
उसके चेहरे पर इस वक्त एक बहुत ही गंदी सी मुस्कान थी। जैसे जब कोई लड़का किसी लड़की को अपने मन में कोई गलत ख्याल आता है और उस टाइम पर उसके चेहरे पर जैसे भाव होते हैं, वैसे ही भाव इस वक्त नमन के चेहरे पर नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही माया उसकी तरफ देखती है, वह तुरंत ही अपने भावों को बदल लेता है और फिर वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है विशाल और उसके पापा ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि इन लोगों के बीच अब दूरियां नहीं रही है, वह बात बिल्कुल सही थी। माया, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। हमें कुछ तो कर रहा होगा, हमें लोगों को इस तरह की एक साथ नहीं रहने दे सकते हैं। माया कुछ सोचकर नमन की तरफ देखती है और कहती है, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार मेरे पास इतना अच्छा सबूत है कि जिसे देखकर सनाया एक पल में ही अपना रिश्ता विक्रम से तोड़ लेगी। जैसे ही नमन माया की बात सुनता है, वह जाने के लिए क्यूरियस हो जाता है कि माया के पास ऐसा भी कौन सा सबूत है कि जिसे देखने भर से सनाया विक्रम से अपना नाता तोड़ लेगी। नमन ये सोचते हुए है माया की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर बहुत ही शातिर भाव थे, जिसे देखकर इतना तो समझ आता है कि इस बार जो कुछ भी माया के पास है वह बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। नमन ये जानने के लिए आपको भी ज़्यादा बेताब हो जाता है और वह माया की तरफ देखते हुए कैसा है, अच्छा मुझे बताओ, ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास जिसके लिए तुम इतनी ज़्यादा शौकीन सनाया विक्रम से अपना रिश्ता तोड़ ही लेगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो? माया नमन की तरह मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना पता है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा धांसू प्लान है मेरे पास, तो बस देखते जाओ। अब जब माया ने नमन को कुछ भी बताने से मना कर दिया था तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था, बस इंतजार करने की कि माया इस बार कौन सा खेल खेलना चाहती है। माले की सबसे फेमस मॉल। हमारे शहर के सबसे फेमस और बड़े मॉल के सामने एक बहुत ही लग्जूरियस कार आकर रुकती है। उस कार में से एक बहुत ही हैंडसम बंदा बाहर निकलता है। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी, जिस वजह से उसका दूध का चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं थी, जो कोई भी उसको देख ले बस देखता ही रह जाएगा। उस लड़के ने जो सूट पहना था वह बहुत ही महंगी ब्रांड का था और हैंडमेड, आप उसे हर कोई नहीं खरीद सकता था। अगर आपके पास पैसे हो तब भी आप उन कपड़ों को खरीद नहीं सकते थे, और कपड़ों को खरीदने के लिए आपके पास एक स्पेशल स्टेटस होना जरूरी था। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वह सभी उस लड़के को देखकर हैरान रह जाते हैं। एक तो उसकी गाड़ी से ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ में उसमें से निकलने वाला बंदा उससे भी ज़्यादा हैंडसम था। तभी वह लड़का दूसरी साइड जाता है, वहां का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी उस लड़के के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदरता हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर ही पता चल जाता है कि यह किसी लड़की का हाथ है। उस लड़की स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी और उसने अपनी रिंग फिंगर में डायमंड की रिंग पहन रखी थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि यह बहुत ज़्यादा महंगी रिंग है। उसने अपने नाखूनों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था और उस पर नेल आर्ट भी किया हुआ था, जो कि उस लड़की के हाथों और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसके बाद वह लड़की तार से बाहर निकलती है और जैसे ही सब लोग उस लड़की को देखते हैं, उनकी आंखें हैरानगी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उन लोगों ने आज तक कभी भी इस तरह की खूबसूरती नहीं देखी थी। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वह ज़्यादातर फॉरेनर्स थे, और जो यहाँ पर 2 लोग आए थे सच में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। उसके बाद बोलो अंदर चले जाते हैं। लड़का अपनी गाड़ी की चाबी को वहां पर खड़े हुए गार्ड को देता है, जो कि उसकी गाड़ी को बात करने के लिए चला जाता है। उसके बाद वह लड़का और लड़की अपने में ही खोए हुए मॉल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर एक और गाड़ी आती है, जिसमें से सनाया और विक्रम निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सनाया और विक्रम बहुत ही लो प्रोफाइल रखना पसंद कर रहे थे, ताकि वह लोग आम इंसानों की तरह अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सके। लेकिन फिर भी जब कराया और विक्रम वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर जितने भी लोग के बोलो उन लोगों को मुड़ कर देखे बिना रह नहीं पाए थे। आखिर वही से ज़्यादा आई कैचिंग और अट्रैक्टिव कि कोई भी उनकी तरफ अपने आप को आकर्षित होने से रोक ना पाए। एक बार अगर कोई में देख ले तो दोबारा देखिएगा जरूर। विक्रम भी अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए गार्ड को देता है और उसके बाद वह भी सनाया का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर चला जाता है। यह माल बाहर से जितना ज़्यादा शानदार था और खूबसूरत था, उससे कई ज़्यादा वह अंदर से आई कैचिंग था। यहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद थी जो किसी इंसान को चाहिए हो। रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, गेम सेंटर, प्राइवेट रूम और हर एक ब्रांड की शॉप यहाँ पर मौजूद थी।
सनाया पहले भी माल भी आ चुकी है, लेकिन वह कभी भी इस तरह से घूमने नहीं आई थी, इसलिए ये भी उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था। वह काफ़ी खुश थी क्योंकि यह पहली बार वह विक्रम के साथ शॉपिंग करने वाली थी, वह भी किसी आम लड़की की तरह, ना कि किसी रानी की तरह, जो कि उसके लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होने वाला था। सनाया जैसे ही अंदर पहुंचती है, उसकी सबसे पहली नज़र टॉय शॉप पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह विक्रम का हाथ पकड़कर उस तरफ आगे बढ़ जाती है। जब विक्रम ये देखता है कि शनाया किस ओर जा रही है तो वह देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह जानता था कि सनाया को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। सनाया और विक्रम शॉप के गेट पर पहुंचे ही होते हैं कि तभी विक्रम का फ़ोन बजने लगता है। वह देखता है तो उसका असिस्टेंट उसे कॉल कर रहा होता है और उसे पता था कि अगर इस वक्त उसका असिस्टेंट से कॉल कर रहा है तो ज़रूर बात कुछ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि वह उसे कॉल ना करे। विक्रम एक नज़र अपनी फ़ोन को देखता है और उसके बाद वह सनाया को देखता है, जो कि उसको ही देख रही होती है। सनाया ने पहले ही विक्रम के फ़ोन पर सो हो रही है ना नाम को देख लिया था और वह जानती थी कि यह कॉल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वह मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन हवा हिला देती है। जैसे ही विक्रम ये देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसका हाथ आगे जाकर सनाया का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से किस करके उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम अंदर जाओ और शॉपिंग करो, मैं बस थोड़ी देर में आया, ठीक है। ये कहकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। सनाया भी अंदर की तरफ चली जाती है और पूरे शॉप में घूमने लगती है और देखने लगती है कि उसे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली थी, क्योंकि वह ज़्यादा चीज़ें यहाँ से खरीदना नहीं चाहती थी। जब से सनाया ने शॉप में एंटर किया था, तब से वहाँ पर एक शॉपकीपर उसको लगातार देखे जा रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और इसलिए वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सनाया जब से यहाँ पर आई थी वह सारी चीज़ों को देख रही थी, लेकिन किसी भी चीज़ को उठाकर अपने पास रख रही थी या फिर ले नहीं रही थी। शॉपकीपर अपने मन में सोचती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, मैं सब लोगों को चीज़ लेनी तो नहीं होती है, लेकिन मॉल में घूम रहे ज़रूरी होता है। मॉल वालों को ऐसे इंसानों को मॉल के अंदर एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। हम का यहाँ आते हैं और हमारा वक्त भी जाया करते हैं। वैसे ही लड़की दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके कपड़े देखकर मैं बता सकती हूँ कि यह यहाँ से एक कोई भी खरीद नहीं सकती है। आखिर ये इतनी महंगी जगह जो है। वह लड़की यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र शनाया पर पड़ती है, जो कि शॉप के सबसे बड़े और सबसे महंगे टेडी की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह शॉपकीपर ये देखती है, वह तुरंत ही अपनी ज़्यादा से तुरंत ही उस दिशा में जाने लगती है जहाँ पर सनाया जा रही थी। सनाया जो कि कब से पूरी शॉप में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि उसे पसंद आ जाए, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा था, तभी उसकी नज़र वहां पर रखे हुए एक बहुत ही बड़े लेकिन क्यूट से टेडी बेयर पर पड़ती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और काफ़ी ज़्यादा फ्लफी भी था। उसे देखकर सनाया उसे लेने की इच्छा हो जाती है, इसलिए वह उस तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही सनाया टेडी को छूने वाली होती है, वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है पीछे से। जब सनाया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर एक स्टाफ मेंबर दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर एक स्माइल की, लेकिन सनाया देखकर बता सकती थी कि यह प्लास्टिक स्माइल है जो कि वह उसे पास कर रही है, जिसे देखकर चलाया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने आप को शांत करती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है। वह शॉपकीपर अपने चेहरे पर वही प्लास्टिक स्माइल लिए हुए सनाया की तरफ देखती है और कहती है, मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको इस टेडी को छूने नहीं दे सकती। मैं कब से देख रही हूँ कि आप यहाँ से वहाँ बस घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी ले नहीं रही है। यहाँ पर अजीत कोई भी चीज़ देख सकती है, लेकिन ये टेडी बहुत ज़्यादा महंगा है और अगर आपके छूने से ये ख़राब हो गया या फिर इसमें कोई डैमेज आ गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप इसे हाथ नहीं लगा सकती है। ... लेकिन जैसे ही सनाया टेडी को छूने वाली होती है, वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है पीछे से। जब सनाया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर एक स्टाफ मेंबर दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर एक स्माइल की, लेकिन सनाया देखकर बता सकती थी कि यह प्लास्टिक स्माइल है जो कि वह उसे पास कर रही है, जिसे देखकर चलाया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने आप को शांत करती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है। वह शॉपकीपर अपने चेहरे पर वही प्लास्टिक स्माइल लिए हुए सनाया की तरफ देखती है और कहती है, मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको इस टेडी को छूने नहीं दे सकती। मैं कब से देख रही हूँ कि आप यहाँ से वहाँ बस घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी ले नहीं रही है।
यहाँ पर अजीत कोई भी चीज़ देख सकती है, लेकिन ये टेडी बहुत ज़्यादा महंगा है और अगर आपके छूने से ये खराब हो गया या फिर इसमें कोई डैमेज आ गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप इसे हाथ नहीं लगा सकती है। जैसे ही सनाया उस शॉपकीपर के मुंह से यह सारी बातें सुनती है, सनाया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती है उससे पहले ही सनाया और शॉपकीपर के कानों में किसी की बहुत ही दमदार लेकिन खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों के पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सनाया हो विक्रम खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था और उसने अपनी हाथों को कसकर बंद किया हुआ था। इस वक्त उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। अगर कोई भी इस वक्त उसे देख ले तो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाए। जैसे ही उस शॉपकीपर में विक्रम को देखा, उसकी तो साथ ही उसके हलक में आ गई थी। विक्रम जब अपनी फ़ोन कॉल ख़त्म करके वापस उस शॉप में एंटर करता है, तब वह इधर उधर सनाया को ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे सनाया दिखाई देती है, वह देखता है कि सनाया मुस्कुराते हुए एक टेडी की तरफ आगे बढ़ रही है और उसमें ही वाली होती है कि उससे पहले ही कोई उसका हाथ रोक लेता है। लेकिन विक्रम उस वक्त से बहुत दूर था, इसलिए वह उन लोगों की बातें नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जब उनके नज़दीक हो जाता तब उसने लगभग उसकी सारी बातें सुन ली थी। विक्रम गुस्से से चलते हुए सनाया के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए और लड़की को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से इस तरह से बात करने की? वो तुरंत ही इधर उधर देखता है तो वहां पर और भी कई लोग खड़े हुए थे जो कि उनकी तरफ से देख रहे थे। और क्या कहा था तुमने? इसकी इतनी औकात नहीं है कि यहाँ से यह टेडी को खरीद ली सके। रुको। फिर वह इधर उधर देखता है तो वहाँ पर उसे और भी एम्प्लॉय दिखाई देते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय को देखकर कहता है, शॉप में जितना भी सामान है वह सबको पैक कर दो। जैसे ही वह लड़की और दुकान में मौजूद जितने भी लोग थे वह विक्रम की बात सुनते हैं, वो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हर कोई जानता था कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वह बहुत ज़्यादा महंगी है। सनाया जब विक्रम की बात सुनती है तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उसकी तरफ एक नज़र देखता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। वह लड़की जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले सनाया को टेडी को छूने भी नहीं दे रही थी, अब उसे अपनी ही बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था और साथ में डर भी लग रहा था, क्योंकि वह विक्रम को देख पा रही थी तो वह बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। विक्रम से वहां पर खड़े हुए दूसरे एम्प्लॉय को देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जाकर अपने मैनेजर को बुला कर लेकर आओ। वह विक्रम के बात न मानने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकती थी, वहां से मैनेजर को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर शॉप का मैनेजर आ जाता है। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन जब वह एम्प्लॉय से यहाँ पर हुई सारी बातों के बारे में बताता है तब वह भी थोड़ा हैरान रह जाता है। उनसे काफ़ी गुस्सा आता है उस लड़की पर, लेकिन मैनेजर सोचता है कि यह सब बाद में देखा जाएगा, पहले तो जाकर देखा जाए कि आखिर बात क्या है और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो इंसान उसे वहां पर दिखाई देता है उसने उसे यहां पर देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वह मैनेजर जानता था कि इस इंसान को नाराज करना उसके बस की बात नहीं थी। वह तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखता है जिसकी वजह से यह सारा बखेड़ा हुआ था और उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहता है, यू मिस लूसी, यू आर फायर। जैसे ही लूसी मैनेजर की बात सुनती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह थोड़ा रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। वह लड़की मुड़कर चलाया की तरफ देखती और अपने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा था कि आप यहाँ पर कुछ भी खरीद नहीं सकती है और इसलिए ही मुझे ये गलतफहमी हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सनाया उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, रंग बदला। इस लड़की ने अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं था कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर शॉपिंग कर सकती हूँ या नहीं, तो तबीयत से बदतमीजी से बात कर रही थी मुझसे, और अब जैसे ही इसके ऊपर बात आई तो इतने रंग बदल दिए। सही कहते हैं लोग, इज्जत लोगों की नहीं बल्कि पैसों की होती है, रुतबे की होती है। तनाया मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और अपनी बहुत ही प्यारी आवाज़ में कहती है, देखो मैं सब में कुछ नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी जो कुछ भी तुम्हें थोड़ी देर पहले मेरे साथ किया था वह सब करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ खरीदी नहीं भी करती हूँ तब भी मैं कस्टमर से और तुम्हारा किसी भी कस्टमर के साथ हमेशा व्यवहार करने का काम है। अब मुझसे तुम माफ़ी की उम्मीद नहीं करो तो बेटर है।
उसके बाद सनाया आगे कुछ नहीं कहती है क्योंकि वह कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करती थी। जो भी उसको धोखा देता था या फिर उसके साथ बदतमीजी करता था तो वह इस लड़की को माफ़ कैसे कर सकती थी जिसने थोड़ी ही वक्त में अपने रंग बदल दिए थे। उस लड़की को ना चाहते हुए भी वहाँ से रोते हुए निकलना पड़ता है। उसके जाने के बाद मैनेजर थोड़ा सा घबराता हुआ विक्रम की तरफ देखता है और कहता है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह लड़की कस्टमर्स के साथ इस तरह से पेश आती है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि कोई भी एम्प्लॉय कस्टमर के साथ इस तरह से बर्ताव ना करें। विक्रम उसकी तरफ देखता है और बोलता है, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और यह कहकर वह तुरंत की तरह का हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। उसे अब एक पल भी यहाँ पर रहना गवारा नहीं था। जब मैनेजर ये देखता है कि विक्रम और सनाया वहां से चले गए हैं तब जाकर उसकी जान में जान आती है क्योंकि वह मैनेजर जानता था कि विक्रम कौन है। वैसे तो इस मॉल को हैंडल एक फॉरेनर ही कर रहा था, लेकिन जितने भी मैनेजर थे या यहाँ पर काम करने वाले जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे वह सबको पता था कि यहाँ का जो मालिक है वह कोई इंडिया नहीं है, लेकिन उसे कोई जानता नहीं था। एक बार एक मीटिंग रखी गई थी जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विक्रम ने वह मीटिंग अटेंड की थी और उस टाइम पर ही मैनेजर ने विक्रम को देखा था और आज यहां पर देखकर उसको ही तो जान ही उसकी हालत में आ गई थी। वह भी खड़े खड़े यही सोच रहा था कि पता नहीं विक्रम आगे क्या करने वाला है, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम जितना शांत दिख रहा है उतना शांत है नहीं। और मैनेजर का सोचना बिल्कुल सही ही था, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और उस कॉल को सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी शॉप को मॉल से हमेशा हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है। बेचारा मैनेजर वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने कर्मों को कोसने लगता है कि क्यों उसके उस लड़की को काम पर रखा था। वहां पहुंचने के बाद सनाया विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, विक्रम क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ करने की, और वैसे भी इतना सब कुछ खरीद लिया है तो आप हम उसका करेंगे क्या, मुझे तो सिर्फ वह टेढ़ी ही चाहिए था। विक्रम जब सनाया की बात सुनता है तो वह मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है तुमको एक टेडी रख लेना, बाकी का जितना भी सामान है उसे हम डोनेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सनाया विक्रम की बात सुनती है वह मुस्कुरा कर चलती है, ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद वह लोग अलग अलग दुकान पर जाते हो वहां पर शॉपिंग करते हैं। लड़की चाहे कोई भी हो, हम लड़की हो या फिर कोई रानी, हर किसी को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और लड़का चाहे कोई भी हो वह हमेशा ही अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने से तक ही जाता है। और यही हाल इस वक्त विक्रम का हो रहा था। वह बेचारा सनाया के साथ अलग अलग शॉप पर घूम घूम कर थक गया था। हालांकि उसे दूसरे लड़कों की तरह सनाया के शॉपिंग बैग उठाना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने जहां पर भी शॉपिंग की थी वहां पर अपना एड्रेस दे दिया था ताकि जो भी शॉपिंग उन्होंने ने की है वह सब वहां पर भिजवा दी जाए। विक्रम को सनाया लगभग 2 से 3 घंटे तक परेशान करती है और इस बीच बेचारों को पानी तक पीने का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन हमारी सनाया मैडम को इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, क्योंकि वह शॉपिंग में जो बिजी थी। वह बेचारी पूरी तरह से अनजान थी कि विक्रम किस दुख से गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही वह उसे दूसरी शॉप में लेकर जाने वाली होती है कि सभी विक्रम की नज़र हम पर पड़ती है, जहां पर उसे कुछ पीने को दिखाई देता है तो उसे भी कुछ उम्मीद दिखाई देती है। विक्रम फिर चलाया की तरफ देखता है और कहता है, अरे सनाया तुम पिछले 3 घंटों से लगातार शॉपिंग कर रही हो, तुम थक गई होंगी, चलो हम चलकर पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें और शॉपिंग करनी होगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी इस तरह से तुम्हारा लगातार चलना ठीक नहीं है, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, चलो जल्दी चलते हैं। ये कहकर वो तुरंत ही हाथ पकड़कर उसे की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन इस जल्दबाजी में वह किसी से टकरा जाता है। डॉट 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 विक्रम को सनाया लगभग 2 से 3 घंटे तक परेशान करती है और इस बीच बेचारों को पानी तक पीने का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन हमारी सनाया मैडम को इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, क्योंकि वह शॉपिंग में जो बिजी थी। वह बेचारी पूरी तरह से अनजान थी कि विक्रम किस दुख से गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही वह उसे दूसरी शॉप में लेकर जाने वाली होती है कि सभी विक्रम की नज़र हम पर पड़ती है, जहां पर उसे कुछ पीने को दिखाई देता है तो उसे भी कुछ उम्मीद दिखाई देती है। विक्रम फिर चलाया की तरफ देखता है और कहता है, अरे सनाया तुम पिछले 3 घंटों से लगातार शॉपिंग कर रही हो, तुम थक गई होंगी, चलो हम चलकर पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें और शॉपिंग करनी होगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी इस तरह से तुम्हारा लगातार चलना ठीक नहीं है, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, चलो जल्दी चलते हैं। ये कहकर वो तुरंत ही हाथ पकड़कर उसे की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन इस जल्दबाजी में वह किसी से टकरा जाता है।
सनाया का भी ध्यान नहीं था और वह भी विक्रम के साथ ही जा रही थी। सनाया और विक्रम तुरंत ही सामने देते हैं तो वहां पर उन्हें कोई फॉरेनर दिखाई देता है जिसने कि इस वक्त अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और वह बाहर की तरफ जा रहा था जो कि नीचे गिर जाता है। जैसे ही शनाया सामने खड़े हो उस इंसान को देखती है, वह जल्दी से उसे गले लगा लेती है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वही सनाया हो किसी और के गले लगे हुए देखकर विक्रम के तो तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन बेचारा कुछ करता नहीं है क्योंकि उसने देखना तो अपनी बीवी के सामने अच्छा ही है, लेकिन कोई भी मर्द क्यों ना हो किसी और मर्द को अपनी वाइफ को टच करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसे गुस्सा आना तो लाजमी था। सनाया उस इंसान की तरफ देखते हुए कहती है, एल्बर्ट कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें, तुमने तो फ़ोन भी नहीं किया। वहीं एल्बर्ट बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे किसी जाने पहचाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वह देखता है तो उसे सलाया दिखाई देती है। उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह भी उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है, सनाया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो इंडिया में रहती हो ना। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वह सनाया के साथ खड़े हुए उस इंसान को देखता है। एल्बर्ट देखकर ही बता सकता था कि यह इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए वह अपने आप को रोने करता है और कहता है, शनाया कहिए वही तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझसे बात कही थी। सनाया मुस्कुराकर विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, हाँ यह वही है, मीट माय हस्बैंड विक्रम सिंह सिसोदिया। विक्रम जो कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था और साइड में खड़ा हुआ जल भून रहा था, जैसे ही वह शनाया के मुंह से अपने लिए हस्बैंड शब्द सुनता है उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। एल्बर्ट मुस्कुराकर विक्रम की तरफ देखता है और अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देता है। विक्रम भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से मिला लेता है। एल्बर्ट सनाया की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुमने बिल्कुल सही कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। एल्बर्ट कहता है, हेलो मेरा नाम एल्बर्ट है और मैं सनाया का दोस्त हूँ। शायद सनाया नहीं आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा तो मैं खुद ही अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम एल्बर्ट है। मैं और सनाया पहली बार इंग्लैंड में मिले थे जहाँ पर सनाया एग्जीबिशन में आई हुई थी। मैं और सनाया उस टाइम पर एक साथ ही काम कर रहे थे एक ही प्रोजेक्ट पर। जैसे ही विक्रम ये बात सुनता है उसे याद आता है कि माया ने शायद इसी एल्बर्ट के बारे में बताया था कि सनाया का कोई दोस्त है जिसके साथ वो घूमती फिरती रहती है और वह उसे पसंद भी करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। विक्रम को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने माया की बातों पर विश्वास कर लिया था। अगर ऐसा होता तो इस वक्त सनाया उसको एल्बर्ट से मिलवा नहीं रही होती। और एल्बम से मिलकर भी विक्रम को ये पता चल गया था कि एल्बर्ट कोई भी एरा गैरा इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी देखकर वह भी यह बात समझ गया था। फिर सनाया एल्बर्ट की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो इंग्लैंड में रहती हो तो यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एल्बर्ट कहता है, मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, उसे घूमना था इसलिए मैं उसे यहाँ पर घूमने के लिए लेकर आया हूँ। वैसे भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर होगी। वैसे तुम्हें याद है तुमने और मैंने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग एक जॉइंट वेंचर खोलेंगे, लेकिन तुमने तो मुझे कॉल तक नहीं किया है उस बारे में। सनाया एल्बर्ट की बात सुनकर कहती है, अगर तुम इसी तरह से बातें करते रहोगे तो हमारी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली है। चलो बैठकर बातें करते हैं, वरना रास्ते में खड़े रहकर तो हम दूसरों को परेशानी ही देंगे। एल्बर्ट को भी याद आता है कि वह कब से बातें कर रहे हैं, लेकिन गेट पर खड़े होकर वह हंसते हुए कहता है, मैं अभी तो बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम एक काम करो, मुझे कॉल करना बाद में, ठीक है। ये कहकर वह तुरंत ही सनाया को हक करने को होता है, लेकिन उससे पहले ही विक्रम अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिसे देखकर एल्बर्ट मुस्कुराकर विक्रम से हाथ मिला देता है और सनाया सभी हाथ मिलाकर तुरंत वहां से निकल जाता है। आखिर एल्बम को पता कैसे नहीं चलता कि विक्रम को बुरा लग रहा है, तो वह भी तो एक लड़का था और अगर उसके सामने कोई दूसरा लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को आकर इस तरह से बात करे, तरह से हक करे, तो उसको भी पसंद नहीं आएगा। सनाया भी यह सब नोटिस कर रही थी और वह अपने मन ही मन बहुत खुश भी हो रही थी। एल्बर्ट के जाने के बाद सनाया और विक्रम अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर प्राइवेट रूम की सुविधा भी दी गई थी। सनाया और विक्रम मंदिर जाते हैं और जाकर अपने लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर लेते हैं। उसके बाद वह लोग अपने रूम में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद विक्रम और सनाया खाना ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर इंडियन खाना मिलना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जो भी यहाँ का लोकल खाना था वही उन लोगों ने ऑर्डर किया था।
उन लोगों को वह खाना पसंद भी आया था। हालांकि इंडियन खाने की तो बात अलग ही होती है, लेकिन फिर भी यह खाना टेस्टी था। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो विक्रम सनाया की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे बाहर वह एल्बर्ट क्या कह रहा था तुम्हारे और उसके जॉइंट वेंचर के बारे में? सनाया, जो कि आराम से अपने खाने खाने को एंजॉय कर रही थी, जैसे ही वह विक्रम की बात सुनती है उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जब मैं और एल्बर्ट इंग्लैंड में मिले थे तो हम लोगों की काफ़ी अच्छी बनने लगी थी और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और हमारे काम करने का तरीका भी एक जैसा ही था। इसलिए हम लोगों ने पूछा था कि जब मैं इंडिया वापस आऊंगी तब मैं एल्बर्ट के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक और बिजनेस करना चाहती थी। लेकिन फिर ये कहते कहते सनाया रुक जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब वह इंग्लैंड से वापस आई थी तब विक्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वहां से तुरंत ही अपने बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर चला गया था और उसके बाद आते ही उसने उसे डाइवोर्स पेपर उसके हाथ में थमा दिए थे साइन करने के लिए। जैसे ही सनाया को वह सब याद आता है, ना चाहते हो तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे विक्रम ने भी देख लिए थे। वह तुरंत जियो को ज्यादा से खड़ा होता है और सनाया के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, सनाया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, प्लीज मुझे बताओ जान क्या हुआ। ये कहते हुए वह उसकी पीठ को भी सहलाने लगता है। जब वह कर रहा था तभी उसे याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो सनाया इंग्लैंड से वापस आई थी और सब माया ने उसे वह सब तस्वीरें भेजी थी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर वहां से तुरंत निकल गया था और आने के तुरंत बाद ही इसने उसको हाथ में डाइवोर्स पेपर दिए थे, ये सोचते हुए कि सनाया इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे ही यह सारी बातें याद आती है वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सनाया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, सनाया मैं जानता हूं कि मेरी माफ़ी मांगने से कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए। जैसे ही सनाया विक्रम की बात सुनती हो वह तुरंत ही उसकी तरफ देखिए और कहती है, नहीं विक्रम, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपके सामने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए गए थे कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आपकी जगह में होती तो शायद मैंने भी वही किया होता जो कि आपने किया था, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। उसके बाद सनाया विक्रम को देखती है और कहती है, अच्छा अब जाए वापस से अपनी जगह पर, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। विक्रम भी जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। सनाया भी खाती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। थोड़ी ही देर में हम दोनों का खाना खत्म हो जाता है। वहां पर एक वेटर आती है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जब वो वहां पर आई थी तभी उसमें विक्रम को नोटिस कर लिया था और वह ये देखकर बता सकती थी कि विक्रम कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए वह उसको सिड्यूस करने की कोशिश भी कर रही थी। जब पहले वह उसके रूम में आई थी तो उसने अपनी शर्ट को अच्छे से बंद किया हुआ था और थाना सब करके वापस से वहां से चली गई थी, लेकिन इस बार वह बिल लेकर आई थी तो उसकी शर्ट के ऊपर से 2 बटन खुले हुए थे, जिसे बनाया है नोटिस कर लिया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसमें वेट्रेस ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं था जिसके बलबूते पर सनाया उसे सबक सिखा सके। ये सब सोच ही रही थी कि तभी वह देखती है कि वह लड़की जो कि इस वक्त दिल लेने के लिए आई थी वह विक्रम से कुछ ज़्यादा ही मैसेज होने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अब सनाया से बर्दाश्त नहीं होता है और वह आगे बढ़कर उसने वेट्रेस का हाथ पकड़ती है और उसे विक्रम से दूर कर देती है और थोड़ा दूर कर उसकी तरफ देखती है। दूसरी तरफ सनाया और विक्रम इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि माया यहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी थी और उसने उन लोगों को देख भी लिया था और उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान भी सोच रहा था। ... जब पहले वह उसके रूम में आई थी तो उसने अपनी शर्ट को अच्छे से बंद किया हुआ था और थाना सब करके वापस से वहां से चली गई थी, लेकिन इस बार वह बिल लेकर आई थी तो उसकी शर्ट के ऊपर से 2 बटन खुले हुए थे, जिसे बनाया है नोटिस कर लिया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसमें वेट्रेस ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं था जिसके बलबूते पर सनाया उसे सबक सिखा सके। ये सब सोच ही रही थी कि तभी वह देखती है कि वह लड़की जो कि इस वक्त दिल लेने के लिए आई थी वह विक्रम से कुछ ज़्यादा ही मैसेज होने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अब सनाया से बर्दाश्त नहीं होता है और वह आगे बढ़कर उसने वेट्रेस का हाथ पकड़ती है और उसे विक्रम से दूर कर देती है और थोड़ा दूर कर उसकी तरफ देखती है। दूसरी तरफ सनाया और विक्रम इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि माया यहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी थी और उसने उन लोगों को देख भी लिया था और उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान भी सोच रहा था। माया और नमन पहले तेरी यहाँ पर पहुँच गए थे और हम लोगों ने सनाया और उनको को एक साथ देख लिया था। उन्हें इस तरह के साथ में देख तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे।
तभी मैं अपना फ़ोन निकाल दी होती थी। वह फ़ोन करती है, सामने से किसी लड़के की आवाज़ आती है जो भी कहता है, मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपने जो भी काम किया है वह बहुत अच्छे से हो जाएगा, हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। माया कहती है होना भी नहीं चाहिए वरना तुम लोगों को पेमेंट मिल जाए, यह बात तुम भूल ही जाना। लड़का तुरंत ही कहता है नहीं मैडम ऐसी क्या बात कर रही हो आप, हमने पहले से ही आपसे डाउन पेमेंट ले लिया है, आप चिंता मत कीजिए आपका काम हो जाएगा। माया भी अपना फ़ोन रख देती हो और सामी की तरफ देखने लगती है जहां से लिख रहा हूँ आने वाले थे। प्राइवेट रूम में सनाया ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे विक्रम से अलग कर दिया और थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? मतलब तुम्हें पता है कि जो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है जिसके साथ वह फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो उसके साथ पहले से ही उसकी पार्टनर मौजूद हैं, और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे ही सामने मेरे ही हस्बैंड पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। वह लड़की जैसे ही सनाया उसे खींचकर साइड में करती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह घबराते हुए ही सनाया विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जैसा कि आप समझ रही हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। विक्रम जी यह बात नोटिस कर लेता है क्योंकि आखिर वह भी तो बिजनेस वर्ल्ड में रहता है और उसे इन सारी बातों के बारे में बहुत पहले से पता है। वह किसी को देखकर ही बता सकता था लेकिन उसने आज ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि सनाया क्या करती है। और जब उसने सनाया की बातें सुनी और उसका गुस्सा देखा तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वह चुपचाप सनाया को देखने लगता है। वही वह लड़की घिर घिराते हुए सनाया के सामने माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अगर सनाया ने उसकी कंप्लेंट कर दी तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। उसने तो बस ये हिम्मत इसलिए कर दी थी क्योंकि पहले उसने कई बार यह सारी चीज़ें कर दी थी लेकिन किसी ने भी कुछ भी कहा नहीं था और जितने भी दूसरे कस्टमर के साथ उसने ये सब किया था उन्होंने सामने से आकर उसे अपना नंबर दिया था और होटल भी लेकर गए थे और साथ में मोटा पैसा भी मिला था। लेकिन अब शायद उस लड़की की किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब थी इसलिए उसे सनाया ने रोक लिया और उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से भेज देती है और उसके बाद वह मैनेजर को बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। मैनेजर को भी काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि मेरे जब भी यह बात जानता था कि विक्रम कौन है और उसके साथ आई हुई लड़की कौन है। वह तुरंत ही विक्रम और सराया से माफ़ी मांगता है, उसके बाद वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद चलाया बस विक्रम को घूरने लगती है। वही विक्रम मुस्कुराते हुए सनाया को देख रहा था और उसकी मुस्कुराहट देखकर सनाया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए वह उठती है और अपना बैग उठाकर तुरंत ही रेस्टोरेंट्स के बाहर निकल जाती है। वह विक्रम का वेट तक नहीं करती है, वह तुरंत ही मॉल से बाहर आ जाती है और रोड की साइड चलने लगती है। इस वक्त रात का समय था और सनाया ऐसे ही पैदल पैदल चले जा रही थी गुस्से में। वही विक्रम जो सनाया को गुस्से से ज़्यादा हुआ देखता है वह तुरंत ही उसे रोकने के लिए कहता है लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां पर उसे सनाया का मोबाइल दिखाई देता है, जिसे देखकर वह तुरंत उसे उठाता है और सनाया के पीछे 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 चले जाता है। लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचता तब तक सनाया बहुत दूर जा चुकी थी और उसे दिखाई भी नहीं दे रही थी। जब साइड में खड़ी हुई माया और नमन ये देखते हैं कि सनाया अकेले ही जा रही है तो उन्हें और भी ज़्यादा खुशी होती है और वह उस तरफ देखने लगते हैं जहां पर सनाया जा रही थी। सनाया अपनी ही धुन में बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। विक्रम अपने आप को समझते क्या है, इन्हें पता था कि वह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी एडमिन है उसे रोकने की जहमत तक नहीं हो पाए और अब मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा किला जीत लिया हो इन्होंने। चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ, बहुत बुरे हैं ये कहते हुए सनाया गुस्से से बड़बड़ाते हुए आगे की तरफ चली ही जा रही थी कि तभी उसकी नज़र आजू बाजू में पड़ती है जहां पर काफ़ी अंधेरा था और ज़्यादा लोग भी सड़क पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग उसे दिखाई देते हैं वह बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लग रही थी। वहां पर 5 से 6 लड़के थे जिन्होंने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे और हर किसी के पास कुछ न कुछ था जैसे कि शराब की बोतल या फिर कुछ और नशे की चीज़ें, और वह घूर घूर कर चलाया को देख रहे थे और साथ में मुस्कुरा भी रहे थे जिसे देखकर सनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह जल्दी जल्दी वहां से निकल जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी तुरंत ही अपनी गाड़ी निकालकर सनाया को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले उसी सीसीटीवी में ये चेक करवा लेता है कि सनाया कौन सी दिशा में गई है जिससे उसे ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद वह तुरंत ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सनाया की दिशा में गाड़ी को बढ़ा देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
दूसरी ओर सनाया जल्दी जल्दी वहां से निकल जाना चाहती थी, उसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि सनाया को डर लग रहा था, बस ये था कि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए वह और कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। अभी वह आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे कह रहा होता है, जाने मन इतनी रात गए, अकेली अकेली कहाँ चली जा रही हो, हमें भी अपने साथ लेते चलो, हम भी अकेले हैं तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत अच्छी कंपनी देंगे और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, इस बात की तो गारंटी है। सनाया जैसे ही उन लोगों की ऐसी बातें सुनती है उसे बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग आती है और वह मुड़कर उनकी तरफ देखती है और कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र उनके पीछे आ रही कार पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सनाया के चेहरे मुस्कान आ जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वह उसे तुरंत ही गायब कर देती है और थोड़ा डरते हुए उन लड़कों की जान देती है और कहती है, देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, वैसे भी मैं यहाँ की लड़की नहीं हूँ और अगर तुमने कुछ भी मेरे साथ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। जैसे ही वह लड़के चलाया की बात सुनते हैं वो लोग हंसने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जाने मन ये पुलिस की धमकी देना किसी और को, हमें पुलिस के डर नहीं लगता है, और रही बात हम तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना करें तो इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ये कहते हुए वह सनाया की तरह आगे बढ़ने लगता है। शनाया अपने मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, तुम लोग जानते नहीं हो, फिर तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बट कोई बात नहीं, अब तुम लोग खुद मेरे पास चलकर आए हो तो मैं कैसे जाने दे सकती हूँ इन लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं विक्रम को भी अच्छे से मजा चखाना चाहती थी। बहुत गुस्सा दिला दिया है पतिदेव आपने मुझे, अब इसका बदला तो मुझे लेना पड़ेगा ना आपसे। ये सोचते हुए सनाया के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वह लड़के भी यह बात नोटिस करते हैं, लेकिन अगले ही पल सनाया वापस से डरने की एक्टिंग करती है और कहती है, देखो तुम लोग मुझसे दूर रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। लड़के हंसते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है और कुछ नहीं, फिर तुम जा सकती हो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ। जैसे ही सनाया उन लड़कों की बात सुनती है उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कंट्रोल कर दी है और कहती है, देखो मुझे जाने दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे आगे कुछ कहती तो उससे पहले ही वह देखती है तो उन लड़कों में से 2-3 लड़के आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सनाया तुरंत ही उनको चकमा देती है और दूसरी तरफ घूम जाती है और वहां से भागने लगती है। जब लड़के देखते हैं कि सनाया भागने की कोशिश कर रही है तो वह भी तुरंत ही उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि यह लड़के कोई और नहीं बल्कि माया के भेजे हुए ही बंदे थे। और अगर सनाया उनके हाथों से निकलकर दूर चली गई तो माया उन्हें बिल्कुल भी बकने वाली नहीं थी और साथ में उनको पैसा भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए वह को इस तरह से भागने तो नहीं दे सकते थे। चलाया चाहती तो अभी 10.25 मिनट के अंदर ही उन लड़कों को मजा जगा सकती थी, लेकिन उसने देख लिया था कि जो गाड़ी उनके पीछे थी वह किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की गाड़ी थी और इसलिए ही वह डरने की एक्टिंग कर रही थी और बाकी सारी चीजें कर रही थी। सनाया अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रही थी और भागते भागते वह अचानक से ही किसी से टकरा जाती है और जब वह अपना सर उठाकर उस इंसान को देखती है तो उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं और यह आंसू बिल्कुल भी नकली नहीं थे। डॉट 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 डॉट। और अगर सनाया उनके हाथों से निकलकर दूर चली गई तो माया उन्हें बिल्कुल भी बकने वाली नहीं थी और साथ में उनको पैसा भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए वह को इस तरह से भागने तो नहीं दे सकते थे। चलाया चाहती तो अभी 10.25 मिनट के अंदर ही उन लड़कों को मजा जगा सकती थी, लेकिन उसने देख लिया था कि जो गाड़ी उनके पीछे थी वह किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की गाड़ी थी और इसलिए ही वह डरने की एक्टिंग कर रही थी और बाकी सारी चीजें कर रही थी। सनाया अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रही थी और भागते भागते वह अचानक से ही किसी से टकरा जाती है और जब वह अपना सर उठाकर उस इंसान को देखती है तो उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं और यह आंसू बिल्कुल भी नकली नहीं थे। हालांकि यह बात अलग थी कि सनाया अकेले ही और गुंडों को अच्छा मजा जगा सकती थी, लेकिन फिर भी जब हम किसी अपने को मुसीबत के समय देखते हैं तो जो खुशी होती है वह लगी होती है और इस वक्त सनाया को यही खुशी हो रही थी। सनाया नहीं जिसे अपना समझा था उसने ही मुझे धोखा दिया था, यानी कि उसकी बड़ी बहन माया। लेकिन आखिरकार आज उसने अपने प्यार को पा ही लिया था और जब मुसीबत के समय हमारा प्यार हमारे साथ हो तो उसकी बात ही अलग होती है।
वहीं विक्रम जब सनाया को ढूंढने के लिए निकला था तो वहां पर देखता है कि सनाया आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे कुछ लड़के चल रहे थे, जिसे देखकर हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह जानता है तो ये लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब विक्रम जी देखता है कि लड़के सनाया को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका खून खौल उठता है, और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर वह उसकी बीवी थी और अगर वह उसकी की वाइफ नहीं भी होगी और कोई और लड़की होती तब भी उसको गुस्सा आता है और वह उसे जरूर बताता, यहाँ तो उसकी प्यारी वाइफ के जितने वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। विक्रम तुरंत की अपनी कार से उतरता है, उस दिशा में आगे बढ़ जाता है जहां पर वह लड़के सनाया को परेशान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह सनाया को छूने वाले होते हैं सनाया भागते हुए उसकी दिशा में आती है और उससे टकरा जाती है। विक्रम जब सनाया की आंखों में आंसू देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह घूमते हुए उन लड़कों को देखता है जो कि भागते हुए उसके दिशा में नहीं आ रहे थे, जैसे कि शेर की गुफा में खुद हिरन अपना शिकार करवाने के लिए आ रहा था, और लड़के भी इसलिए आ रहे थे क्योंकि विक्रम यहाँ पर अकेला था और उनका क्या ही बिगाड़ लेता। वही सनाया विक्रम को बहुत कस के गले लगा लेती है और उसे काफी अच्छा लगता है। विक्रम भी सनाया को गले लगा लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर चलाया को शांत कराता है। तनया भी थोड़ी देर में शांत हो जाती है और उसे देखने लगती है। इतनी ही देर में वहां पर लड़की भी भागते हुए आ जाते हैं और विक्रम की तरफ देखते हुए थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, लड़के अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर और निकल जा यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तू भी जहन्नुम में पड़ा होगा। विक्रम और सनाया ने जब उन लड़कों की बातें सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तराना का तो मन करता है तो अभी जाकर उसके दांत तोड़ दे। वही विक्रम बिल्कुल शांत खड़ा था, यह ऐसा था जैसे कि उसे इस चीज से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तभी उनमें से एक लड़का आगे बढ़ता है और सनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और उस लड़के की चीख निकल जाती है, क्योंकि विक्रम ने उस लड़के का हाथ बहुत जोर से पकड़ा था जिस वजह से उस लड़के की नस तक दिखाई दे रही थी। और जब वह लड़का अपनी नजरें उठाकर विक्रम को देखता है तो उसे विक्रम की आंखों में अपने लिए मौत दिखाई देती है और ये देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखने लगता है जैसे कि वह कह रहा हूं कि उसे बचा ले। वही वह लड़के और यह चीज देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस पे से दो लड़के आगे बढ़ते हैं और विक्रम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। विक्रम अपना एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए सनाया को अपने थोड़ा अलग करता है और उसे शांति से देखकर अपनी आंखें झपका देता है, जिससे कि वह कह रहा हो कि वह सब कुछ संभाल लेगा, तुम बस यहीं पर मेरा इंतजार करना। सनाया भी विक्रम की आंखों का मतलब समझ गई थी, इसलिए वह भी अपनी आंखें झपकाकर उसको हाँ में जवाब दे देती है। सनाया बस फिर मुस्कुराते हुए उन लड़कों की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अब उसे पता था कि विक्रम उन लड़कों की क्या हालत करने वाला है। अब उनको भगवान ही बचा सकता था विक्रम से। विक्रम अपना ब्लेजर निकाल कर सनाया को दे देता है। सनाया भी उसका वैदा अपने हाथ में ले लेती है और सामने देखने लगती है। वह लड़के ये सब देखकर बहुत अजीब फील कर रहे थे। एक लड़का थोड़ा गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें यही सब करना है तो निकल जाओ यहाँ से और हमारा टाइम बर्बाद मत करो, उस लड़की को यहीं पर हमारे लिए छोड़कर जाओ। वह भी इतना ही बोला था कि उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है और वह सीधा जमीन पर गिरता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह दूसरे लड़के भी फिर विक्रम के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन विक्रम कुछ कम नहीं था। एक के बाद एक लड़कों को धूल चटा दे जा रहा था और वह जहां जहां भी उन्हें मार रहा था वह सब मेन पॉइंट थे, जिस वजह से वह दोबारा से कभी उठ ना पाए और जहां जहां भी वह मार रहा था वहां वहां उनकी हड्डियां जरूर टूटने की आवाज आ रही थी। और सनाया को ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था, वह तो बस प्यार से विक्रम को निहारी जा रही थी। विक्रम हम सबको अच्छे से मजा कर खाने के बाद सनाया के पास आता है तो सनाया से वापस से अपनी हो प्यारी सी मुस्कान को छुपा लेती है और अपने चेहरे पर वही डर और दर्द ले आती है जो थोड़ी देर पहले उसने विक्रम के सामने अपने आप को दिखाया था। जब विक्रम सनाया को इस तरह से देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब विक्रम ने किसी की इतनी अच्छी से मरम्मत की थी, वह भी खुद अपने हाथों से, क्योंकि आज तक उसने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ सामने खड़ा रहता था और उसके बॉडीगार्ड और उसके आदमी ही यह सारा काम करती थी। लेकिन अगर आज उसके बॉडीगार्ड सामने होती तब भी वह अपने हाथों से ही उनकी पिटाई करता। विक्रम को अभी इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि सनाया सच में बहुत ज्यादा डर गई है और वह जल्दी से उसके पास जाता है और उसको गले लगा कर कहता है, सनाया बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, देखो खराब लोग थे इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, तो कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे अपने आप को देखा नहीं लगता। वही सनाया अपने मन ही मन कहती है, सनाया बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, देखो खराब लोग थे इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, तो कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे अपने आप को देखा नहीं लगता। वही सनाया अपने मन ही मन कहती है,
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कम से कम 2 से 3 दिन तक मैंने इनको मजा नहीं चढ़ाया, ना तो मेरा नाम भी बनाया नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर विक्रम सिंह सिसोदिया। उसके बाद सना अपनी डरी हुई आवाज नहीं कहती है। पता है विक्रम में कितना डर गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपना मोबाइल भी चेक किया पर मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं था, जिससे मैं आपको इन्फॉर्म कर पाती कि मैं यहाँ पर हूँ। पर यह कहकर सनाया रोने लगती है। विक्रम जी सनाया को शांत कराने लगता है। इतने में ही वहाँ पर 2 से 3 गाड़ियाँ से रुकती है। गाड़ियों का दरवाजा खुलता है और उनमें से कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग और साथ में मानव, शेरा और रवि बाहर निकलने हैं। विक्रम और सनाया उनकी तरफ देखते हैं तो वह अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए मैडम सर, हम समय रहते यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। सनाया पुनः रोते हुए कहती है, आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे हमने ही आपसे मना किया था हमारे साथ न आने के लिए। लेकिन विक्रम हमसे कुछ भी नहीं कहता है, बस एक नज़र वह शेरा और मानव को देखता है। जैसे ही शेरा और मानव की नज़र विक्रम की नज़र से मिलती है, वह तुरंत ही समझ जाते हैं कि उनके मालिक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। शेरा और मानव अपने साथ आए हुए बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं और उन्हें उन लड़कों को उठाने के लिए कह देते हैं। वह लड़के भी तुरंत समझ जाते हैं अब उनकी शामत आने वाली है, इसलिए वह जल्दी जल्दी उठकर वहां से भागने लगते हैं। उसे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वह और रहे थे क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितनी कि उनकी जान है। इसलिए बोलो असहनीय दर्द के बावजूद भी उठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि उससे पहले ही बॉडीगार्ड उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें दबोच गाड़ी डाल देते हैं। मेरा मतलब है कि गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं। उसके बाद विक्रम वापस से सनाया के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ लेकर जाता है और फिर उसे नीचे उतारता है और दरवाज़ा खोलकर उसे फ्रंट सीट पर बिठा देता है। उसके बाद खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी और सनाया बस कार के बाहर देख रही थी और वह अपने मम्मी यही सोच रही थी कि इस तरह से यहाँ पर उसके ऊपर हमला होना कोई छोटी बात नहीं थी और ये ऐसा था जैसे कि किसी ने पहले से ही प्लान करके रखा हो। वह यही सोच रही थी कि ऐसा भी कौन सा दुश्मन उस कहा गया है जो यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। विक्रम भी अपने मन में सोचता है कि यह सब किसी की सोची समझी साजिश होगी। उसके भी बहुत दुश्मन थे और वह अब सनाया की सेफ्टी को लेकर वह भी ज़्यादा अलर्ट हो गया था। इसी तरह से सोच विचार करते हुए वह लोग अपने विला तक पहुँच जाते हैं। जब वह लोग अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लिविंग हॉल में बहुत सारा सामान रखा हुआ था जो आज ही सनाया और विक्रम ने मॉल से खरीदा था, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो चीज़ें थी वह खेल खिलौने थी। वहाँ पर खड़े हुए सर्वेंट ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी कि पूरा का पूरा लिविंग हॉल की शॉपिंग बैग से भर गया हो। विक्रम एक नज़र मानव की तरफ देखता है जो कि उसके साथ ही उसके पीछे पीछे आया था और उसे देखकर कहता है, जितने भी सॉफ्ट टॉयज और खिलौने हैं वह सब कल डोनेट कर देना। मानव तुरंत ही अपना सर हमें हिला देता है और एक नज़र उन सर्वेंट की तरफ देखता है। वह सर्वेंट तुरंत समझ जाते हैं और वहां पर जाकर को सारा सामान उठाकर एक रूम में लाकर रख देते हैं। सनाया की नज़र तभी उस समय पर पड़ती है जिसकी वजह से मॉल में वह बवाल हुआ था। स्टोरी प्रमोशन। एक बहुत सुंदर से कमरे में एक लड़की सेज पर बैठी हुई थी। देखने से ही पता चल रहा था कि यह कमरा किसी नए शादीशुदा जोड़े का है। कमरा वाइट एंड ब्लू कलर में था और उसकी बनावट भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उस कमरे के बीचों बीच उस एक किंग साइज का बेड रखा हुआ था जिस पर इस वक्त एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने डार्क मैरून रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। लड़की का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे जो कि यह बयां करने के लिए काफ़ी था कि वह लड़की धूप से भी ज़्यादा गोरी है। लड़की बिल्कुल भी आराम से उस बिस्तर पर नहीं बैठी थी बल्कि इधर उधर हुए जा रही थी और कुछ कुछ बड़े बढ़ाई जा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस लड़की की शादी बिल्कुल भी उसकी मर्जी से नहीं हुई है। क्योंकि अगर कोई लड़की इस तरह की हरकत कर रही है, इसका सीधा सिंपल सा मतलब यह है कि वह ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी बेचारी की शादी करवाई गई है। तो यह है हमारी कहानी की हीरोइन जिसका नाम है गौरी नायक। गौरी अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी, यार यह मम्मी पापा ने भी मुझे पता नहीं कहाँ पर फंसा दिया है। इन्होंने मुझे हमेशा से कहा था कि बेटा कोई बॉयफ्रेंड मत बनाना क्योंकि तुम्हारी शादी पहले से ही किसी के साथ तय हो चुकी है। तुम्हारे दादाजी ने यह शादी तय हुई थी।
मुझे हमेशा से यही लगता था कि नहीं, मेरे पापा और मम्मी दोनों ही मजाक करते होंगे क्योंकि वह लोग हमेशा मजाक के मूड में रहते थे। अब मुझे क्या पता था कि यह मजाक मुझ पर इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। मतलब उन लोगों ने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं इस शादी को करना चाहती हूँ कि या नहीं, बस ये कह दिया कि यह बेटा तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा थी। माय फुट। मतलब दादाजी और दादी जी ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया था मेरी लंका लगाने के लिए। उन्होंने, मुझे पक्का पता है कि उन्होंने ये सब बीमारी का नाटक सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी कराने के लिए ही किया होगा। दादाजी, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं है, अब देखना। मतलब यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लंदन में रहने के बावजूद भी मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा पिछड़ी सोच वाले होंगे कि एक वादे के लिए उन्होंने मेरी शादी दादाजी के दोस्त के पोते के साथ कर दी, वह भी यह कहकर कि बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय हो गया था। पता नहीं मेरा हस्बैंड दिखने में कैसा होगा, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है। मैंने अभी तो उसे देखा तक नहीं है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर, उसकी दुल्हन बनकर। वाह, क्या सही बात है। मेरा तो मुझे समझ में आता है कि हमारे इंडिया के अंदर कभी भी लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती है, लेकिन मुझे उस बेवकूफ़ का समझ में नहीं आ रहा है। उसके पास तो ऑप्शन होगा ना, तो फिर उसने शादी क्यों की मुझसे? जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मैंने उसे नहीं देखा है, उसने मुझे नहीं देखा है। मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा हूँ, नहीं तो वह उसने मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं से निकलवा ली हो। शादी के टाइम पर भी उसने चेहरा पहन रखा था और मैंने घूंघट, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है। पता नहीं है भगवान, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से वह मेरी घड़ी दोस्त, वह भी मेरी शादी में नहीं आए। अगर वह थोड़ी आ जाती तो कम से कम मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वह तो थोड़ा कम हो जाता है, पर नहीं। सब लोग बस मिलकर मेरी लंका लगाने में लगे हुए हैं। वह ये सब बोलती जा रही थी और इधर उधर बिस्तर पर हुए जा रही थी, तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहां से उसे इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है, जितने की इस वक्त एक हाफ बरमूडा पहना हुआ था और साथ में ब्लू कलर की चप्पल पहनी हुई थी, जो कि घर में लोग अक्सर पहनते हैं। ये देखकर तो गौरी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह कौन हो सकता है। उसके हिसाब से तो इस वक्त उसके कमरे में उसे अपने पति के दर्शन पानी थे, लेकिन यहाँ तो शायद कोई और ही आया है, क्योंकि उसके पति ने भी उसके जैसे ही फॉर्मल कपड़े पहने होते या फिर शेरवानी पहना होता। इस तरह के कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहने होते जो कि इस वक्त उस लड़के ने पहन रखे थे, जो कि कमरे में अभी अभी दाखिल हुआ था। गौरी उस लड़के को देख नहीं पा रही थी और ना ही उस लड़के ने गौरी को देखा था। वह आराम से चलते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ जाता है और अपना दूध उठाकर पीने लगता है, जो कि टेबल पर ही रखा हुआ था। गौरी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे बोलना चाहिए या उसे नहीं बोलना चाहिए, कि उसे चुप रहना चाहिए, इस लड़के का इंतजार करना चाहिए कि यह कुछ कहे। इस तरह के ख्याल गौरी के मन में चल रहे थे। गौरी यही सब सोच रही थी कि तभी वह कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उस लड़के की बेहद ही मैग्नेटिक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है।